हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो है हमारा फंडामेंटल राइट। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये अगर मैं बोलूं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो है फंडामेंटल राइट्स, और उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में इकट्ठा करते हैं। अब देखिए ये कहां पे है, पार्ट्स वाले वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है फंडामेंटल राइट। इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। और ये क्या है, तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है हमें। आप जैसे सपोज करो अगर आपको कोई राइट ही ना हो, ठीक है, कोई आप जगह पे रह रहे हो, वहां पे आपको कोई राइट नहीं है, तो पुलिस आपको कोई भी चीज के लिए उठा के ले जा सकती है। तो इसीलिए सिविलाइज्ड कंट्रीज में क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दे रखे हैं कि आप ये आपके अपने इनको मौलिक अधिकार बोला जाता है, मूलभूत अधिकार है कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है और आप जो है ये राइट्स आराम से एंजॉय कर सकते हो। स्टेट्स के पावर पे ये लिमिटेशन है, स्टेट्स इससे आपको इस चीज के लिए परेशान नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल राइट्स। ये आए कहां से हैं, तो ये यूएस से आए हैं, बिल ऑफ राइट्स यूएसए में है, वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बेसिकली 6 राइट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। एक है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24, 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक, कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 और 30, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35 तक, ठीक है। ये एक्चुअली ये डिवीजन मतलब कि जो राइट्स है ना, इनको डिवाइड कर दिया गया 6 हेड्स में। अब एक एक जो हेड है उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है राइट, एक चीज बता दूं, यहां पे आप देखोगे 30 के बाद 32 है। आर्टिकल 31 जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट में हटा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के इस पोर्शन से, फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कौन सा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये आज के डेट में प्रेजेंट है आर्टिकल 300A के अंदर। तो ये अब फंडामेंटल राइट नहीं बचा। फंडामेंटल राइट होने से क्या फायदा है, फंडामेंटल राइट होने से क्या फायदा है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। आप बोलोगे सर आपने 12 से बोला था, तो आर्टिकल 12 बच्चों बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। जैसे क्या है, मैंने बताया ना, स्टेट्स के पावर पे लिमिटेशन है कि स्टेट्स जो है, जैसे यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये है ना, स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो ये स्टेट कौन है, इसके लिए डेफिनेशन चाहिए। तो आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट द स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 कहता है कि एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है उससे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, दैट इज आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 14 से हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। किस लॉ के नजर में सब बराबर है, गरीब अमीर सबके सब बराबर है। कि अगर मान के चलो आप चोरी करोगे तो आपको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी कोई अमीर आदमी को चोरी करने पे मिलेगी। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कुछ ग्राउंड्स है जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीजें, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस एंड सेक्स ऑफ बर्थ, इन 5 चीजों पे सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर आप हिंदू हो और कोई और मुस्लिम है तो आपको इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मैं एक एरिया में गया था, वहां पे मेरे को घर नहीं मिला, ठीक है, लोग घर नहीं दे रहे, तो जो प्राइवेट ओनर है वो स्टेट नहीं है ना, वो चीज आ जाती है बात। तो स्टेट आपको ये चीज नहीं है। जैसे स्टेट अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह, तो आप अगर जाओगे, जनधन योजना है खाता खुलवाने के लिए, तो आप अगर मान के चलो बिहार से हो तो ऐसा नहीं है कि बिहार में खाता नहीं खुलेगा और महाराष्ट्र के लोगों का खुलेगा, ये नहीं हो सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होगी ना, सरकारी नौकरी, उसमें सबको बराबर का हक होता है। कुछ एज क्राइटेरिया दे सकते हैं बट ऐसा नहीं कि उस एज क्राइटेरिया के अंदर आप डिस्क्रिमिनेट कर सको, नहीं कर सकते। और
इसी के अंतर्गत रिजर्वेशन आता है, जो कि है जिसको हम एक तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन कम है तो उनको उठाने के लिए। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को छूने नहीं दोगे, वो नहीं है। अनटचेबिलिटी का मतलब कुछ और होता है, जैसे कि रिसोर्सेज का यूज ना करने देना। ठीक है, जैसे मान के चलो कि होटल है या फिर ये सिनेमा हॉल है, ये जो है पब्लिक जो है प्लेसेस है, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुम लोअर कास्ट के हो या तुम इस धर्म के हो या तुम इस जगह से हो तो तुमको अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट इज नॉट अलाउ, ये आप नहीं कर सकते हो। दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि इससे आजादी से पहले बहुत सारे टाइटल्स थे, जैसे सर की उपाधि मिल गई, उसके बाद आपको कोई भी जैसे महाराज की उपाधि, एकाधिराज की उपाधि, राजा महाराजा की उपाधि, वो सारी चीजें सरकार ने बैन कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल्स आपको अलाउड है। जैसे डॉक्टर एक टाइटल है तो ये एकेडमिक टाइटल है तो ये आप लगा सकते हो, या फिर मिलिट्री टाइटल कोई है तो वो लगा सकते हो। बाकी आपको कोई टाइटल आप अज्यूम नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 19 फिर राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक आता है। आर्टिकल 19 जो है उसके अंतर्गत 6 राइट्स हैं। तो कौन से प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं? 6 राइट्स के। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपने बहुत सुना होगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट राइट टू स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपका जो मन हो आप बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, सब्जेक्ट टू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलोगे, सब्जेक्ट टू डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी एंड ऑर्डर। ठीक है, इन चीजों को आपको भंग नहीं करना है। आप अगर मान के चलो किसी एक समुदाय के खिलाफ कुछ और उल्टा पुल्टा बोल दो, दंगे हो सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते हो। आप अभद्र भाषा का उपयोग आप पब्लिक में, आप मान के चलो कि आप अपने चौक चौराहे पे खड़े होकर पूरा गाली गलौज नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो अभद्र भाषा है। तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अगर क्रिटिसिज्म करना चाह रहे हो गवर्नमेंट का या किसी और का तो वो आप कर सकते हो। दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। इसके अंतर्गत एक और आता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप 5 लोग हो, 10 लोग हो, आप कहीं भी असेंबल कर सकते हो, ठीक है, आराम से घूम फिर सकते हो साथ में, विदाउट आर्म्स। ये नहीं कि आप गोली बंदूक लेके घूमो, ठीक है। तो आप राइट टू प्रोटेस्ट, एक तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हो लेकिन पीसफुली। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अलग से एक दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और ये है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब 4-5 लोग मिलके एक सोसाइटी क्रिएट करो, आप पैसे का लेन देन वगैरह कर सकते हो। तो दैट इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह, ये फंडामेंटल राइट, ट्रेड यूनियन आप क्रिएट कर सकते हो। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में जहां चाहो घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ के जहां रेस्ट्रिक्शन है वहां भी पास लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट, उसके बाद PAP RAP, बहुत सारी चीजें कहीं कहीं लगती हैं, ठीक है। वो बॉर्डर एरियाज वगैरह जो हैं, या फिर कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको हम PVTGs बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जैसे आप अगर अंडमान निकोबार जाओगे, वहां के ट्राइब्स हैं तो वो दुनिया से बहुत कटे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि आज के डेट में दुनिया में क्या चल रहा है, तो वहां आप नहीं जा सकते हो। बाकी आप सारे जगहों को आराम से जहां मन वहां घूम सकते हो। तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप घूम तो सकते हो, साथ में 4th राइट है कि आप रह भी सकते हो, सेटल भी कर सकते हो, ठीक है, आराम से। और लास्ट राइट है कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना जो भी आप चाहे, आप कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हो इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं इलीगल काम मत करना कि आप बंदूक जो है बना के बेच रहे हो, कट्टा बना के बेच रहे हो फालतू में, और बोलोगे सर ये तो आपने बोला था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है जो इलीगल प्रोफेशन है वो उसको कैरी आउट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम इन इंटायर इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, एसोसिएशन, जैसे ये है SAA और MRP। मूव पहला है मूव फ्रीली, उसके बाद R से रिसाइड, और इधर P प्रोफेशन, ठीक है। तो दैट इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 है ये। आर्टिकल 20 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन इन, एक सेकेंड, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। इसका क्या है? इसका मतलब है कि आपको जो है अगर आप ऑफेंस करोगे, कोई चीज करोगे, तो उसमें क्या प्रोसीजर वगैरह स्टैब्लिश्ड है उसको मानने के लिए ये राइट आपको दिया गया है, ठीक है। ज्यादा आप बहुत ज्यादा डिटेल में अब देखो इन सब चीजों पे, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ पे ही ये क्लास हो सकती है, उतना आपको जाना नहीं, आपको बस याद करना, आगे बढ़ना है।
आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसी पे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, है ना। तो आर्टिकल 21 है 19 और 21, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये भी है, कहीं ना कहीं अगर पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिस्क्रिप्शन, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। फिर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको फंडामेंटल राइट्स में भी दिखेगा, डीपीएसपी में भी दिखेगा, और एक और चीज में 86th अमेंडमेंट एक्ट से आया था ये 2002 में, और ये और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिखेगा। इसका मतलब है आर्टिकल 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14, उनको एजुकेट करना ये स्टेट की जो है लाइबिलिटी है, स्टेट पढ़ाएगा। इसी के अंतर्गत आपको सर्व शिक्षा अभियान वगैरह चला था, आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो 6 से 14 साल के हो तो। दैट इज आर्टिकल 21A। 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, डिटेंशन के बारे में इसमें बात आती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि इसमें आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, बहुत सारी चीजें आती है। एक डबल जियोपार्डी के बारे में बता दूं, नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि एक ही जो आपको अगर कोई एक सजा होती है, आपने कोई एक ऑफेंस किया, उसके लिए एक ही सजा हो सकती है, 2 सजा नहीं हो सकता है, और यही यहाँ पे ये भी आता है नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि आपको जो तरीका है, अरेस्ट किया जाएगा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे में ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में अरेस्ट कर रहे हैं और आपका कोर्ट है मुंबई में तो आप वहां पे 24 घंटे में ढूंढो, वो नहीं, ट्रैवल टाइम को जोड़ के वो जरूरी है। तो दैट इज आर्टिकल 22। फिर आर्टिकल 23 की बात करें तो ये बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि लोगों को कहीं से कहीं ले जाके बेचना, ठीक है वो। और दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो पहले बड़ा आदमी फिर बच्चा। आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर नहीं किया कराया जा सकता है, ठीक है, स्टेट ये काम नहीं अलाउ करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक ये है रिलीजन के बारे में। आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ योर रिलीजन। आप अपने रिलीजन को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस करने के साथ आप प्रोफेस भी कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो इंडिया में। तो ये आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपके रिलीजियस अफेयर्स कैसे मैनेज होंगे ये आप डिसाइड कर सकते हो, दैट इज अलाउड। फिर है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, टैक्स के लिए रिबेट वगैरह जो मिलती है वो आर्टिकल 27 है, ठीक है, टैक्स रिबेट के बारे में। और 28 की फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैसे इंपार्ट किए जाएंगे इसके बारे में है, ठीक है। तो कॉन्शियंस, मैनेजमेंट, टैक्सेशन और ये है कि अटेंड कैसे करना है उसके बारे में। तो ये है फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं, अगर इस वाले चार्ट को अच्छे से याद कर लेना एक तो, और दूसरा आर्टिकल 19, 21, 21A याद कर लो अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आर्टिकल 29 और 30 ये एजुकेशनल और माइनॉरिटी राइट्स है एक्चुअली। तो माइनॉरिटीज को राइट्स, इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 है, ठीक है। और आर्टिकल 30 क्या है कि माइनॉरिटीज चाहे, माइनॉरिटीज मतलब जो लोग कम संख्या में है, तो वो एक तो अपने जो है इंटरेस्ट को बचाने के लिए उनका प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, मतलब सील्स, उनके जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो लैंग्वेज उसको बचाने की बात हो रही है, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और आर्टिकल 30 बोलता है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हो। इसी के तहत आप देखोगे मदरसा वगैरह जो बना होता है ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की जाती है, तो वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है कुछ एड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। 31 रिपील कर दिया गया है। 32 इसको जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 32 क्या है? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज क्या है? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया, सपोज करें स्टेट ने कोई ऐसा कानून पास किया जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते हो उसके खिलाफ। जनरली आप लोअर कोर्ट जाते हो, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट के केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो यही है आर्टिकल 32। इसको रिट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का। रिट एक लीगल ऑर्डर है और इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, केस लॉज के थ्रू बहुत अच्छे से रिट समझा है। उस वीडियो को जाके आराम से देखें, मजा आएगा उसमें भी, ठीक है। ऐसे बता दूं 5 तरह के रिट है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी।
आप इसको जाके देखेंगे, वहां बहुत डिटेल बता रखा है और मजा भी आएगा वो देखने में, ठीक है। तो उसको देखेंगे। तो आर्टिकल 32 रेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो आर्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 33 बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑथोराइज्ड है, जो भी पार्लियामेंट सिर्फ ऑथोराइज्ड है लॉ बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स पे, और खास करके जो आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस हैं, इनके केस में कुछ रेस्ट्रिक्शन इनको दी हुई है। अब जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आप आर्म फोर्सेस तो लड़ाई करते हैं, वो तो दे आर प्रोन टू डेथ, मर सकते हैं ना, उस केस में क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा कर्ब कर सकते हैं पार्लियामेंट, ये अलाउड है। आर्टिकल 34 जो है वो बात करता है कि जब मिलिट्री लॉ, मिलिट्री रूल कहीं पे इन्फोर्स किया गया, वहां पे कैसे सस्पेंड होगा, फंडामेंटल राइट्स वगैरह कुछ सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगती है, उसी के बारे में। और आर्टिकल 35 है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट एम्पावर्ड है फंडामेंटल राइट्स पे लॉ बनाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं बना सकते, सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट जो भी है। आपको दो चीजें बता दूं, इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। एक, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, और दूसरा, दीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि कभी अगर इसको वायलेट किया जाए तो आप चाहे तो डायरेक्ट हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 रेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। इससे ज्यादा फंडामेंटल राइट आपको पढ़ना भी नहीं है, आपके काम का भी नहीं है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी मेरे हिसाब से, और आप लोग प्लीज थोड़ा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। डाउनलोड करें मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप, उस पे आपको आराम से CUET की कोर्स की जानकारी मिल जाएगी, जो कि हमने बहुत अच्छे से आपके लिए क्यूरेट किया है। उस कोर्स को अच्छे से करोगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे अपने CUET के एग्जाम में, ठीक है। कुछ और जानकारी चाहिए तो 9015781999 पे कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी रिलेटिंग CUET एग्जाम या फिर हमारे कोर्स के बारे में, तो वो आपको बता दी जाएगी। और एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, मॉड्यूलेशन CUET 2024, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें मैं डेली अपडेट्स वगैरह डालता हूँ CUET के बारे में, बहुत सारी स्टडी मटेरियल भी डालता हूँ, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।